फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको आज विज्ञान विषय के पहले पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। उसे आप समझने की कोशिश करें अच्छी तरह से। सबसे पहला विषय आता है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई भी दो नए पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाएगा। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल यानी पानी का निर्माण करते हैं। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल यानी पानी का निर्माण करेंगे, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। कैसे देखें? क्योंकि इसमें नए गुणधर्म वाला ये जल है, तो जल का गुणधर्म क्या होता है? जल का गुणधर्म है कि आग को बुझाना। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये अत्यंत ज्वलनशील गैसें हैं जिसका कार्य है आग को लगाना, और जो जल है उसका कार्य है आग को बुझाना। जिनसे ये मिलकर बना है वो है जल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है जल। इनमें बहुत जल्दी आग लग जाती है और ये जो है जल ये आग को बुझाने का कार्य करता है। तो ये विपरीत लक्षण वाला है, तो इसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ऐसे ही और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता। उलट का मतलब है कोई भी नया पदार्थ बना है तो उसको उन पदार्थों में हम नहीं बदल सकते जिनसे मिलकर बना हुआ है, तो हम उनमें पुनः उसमें नहीं किया जा सकता जिससे मिलकर ये बना हुआ है पदार्थ। तो ये क्लास 9 में पढ़ाया गया वाष्पीकरण के बारे में, तो उसमें बताया गया है। अब आगे है रासायनिक अभिक्रिया में शामिल। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या शामिल है? तो जैसे है पहला पॉइंट, अवस्था में परिवर्तन। तो उसकी अवस्था में क्या परिवर्तन होगा? तो इसमें समझें कि अवस्था में परिवर्तन कि जैसे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलना, गैस अवस्था में बदलना। अवस्था में परिवर्तन यानी इसका मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया से होने से पहले परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया के होने के बाद में परिवर्तन, क्या चेंजिंग हुई उनमें। तो जैसे कि आप समझें कि जैसे कि ठोस अवस्था है तो द्रव अवस्था में बदल जाती है। जैसे ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये जल है। ये हाइड्रोजन जो ठोस अवस्था में थे कुछ, तो वो द्रव अवस्था में बदल गए, द्रव अवस्था को गैस अवस्था में बदल जाए, तो ये परिवर्तन कहलाएगा अवस्था में परिवर्तन। पहला पॉइंट आ गया इसमें। सेकंड पॉइंट आता है इसमें रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन भी हो सकता है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया से होने से पहले उसमें क्या कलर में परिवर्तन था और रासायनिक अभिक्रिया के होने के बाद उसके कलर में क्या चेंजिंग आई, तो ये परिवर्तन हो सकते हैं। तापमान में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया के तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। तापमान में कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए तापमान में परिवर्तन भी हो सकता है। एक सेकंड की रासायनिक अभिक्रिया में चौथा पॉइंट आता है गैस का उत्सर्जन। तो गैस का उत्सर्जन भी होता है, होगी उसमें गैस का उत्सर्जन भी होगा। तो गैस का उत्सर्जन का मतलब है कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें कोई भी गैस निकल सकती है। तो इस तरीके से 4 पॉइंट हैं। तो अब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण, यानी कि दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण। पहला पॉइंट है भोजन का पाचन। तो भोजन का पाचन से मतलब है कि जो भी हम भोजन खाते हैं तो उसका भोजन हम जो खाते हैं उसका पचना। तो मैंने आपको बताया कि भोजन का पाचन, तो जो भी हम भोजन खाते हैं तो उसका पचना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। इसी तरह श्वसन का, जैसे हम सांस लेना यानी कि ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है।
लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया का ये भी उसके अंतर्गत आता है कि धीमे धीमे लोहे पर जंग लगना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी तरह दही का बनना, दही का बनना यानी कि दूध से दही का बनना, तो ये क्या है तुम्हारा, ये भी कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण, दूध से दही का बनना। देखें आगे है रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, तो एक होते हैं अभिकारक और दूसरा उत्पाद। आगे देखें इसमें पढ़ते हैं। अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग या हिस्सा लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग या हिस्सा लेते हैं। उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। उत्पाद यानी कि जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहा जाएगा, और जिनसे मिलकर बनता है उसे कहेंगे अभिकारक। ठीक है, तो हम उदाहरण की सहायता से देखते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल यानी पानी का निर्माण करते हैं। तो देखें कि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, जो नया पदार्थ बना रहे हैं वो है जल यानी कि पानी, जो बन रहा है नया पदार्थ, नए गुणधर्म वाला पदार्थ है ये जल। तो ये होगा आपका उत्पाद, और जिनसे मिलकर बन रहा है वो है ये अभिकारक। और किससे मिलकर बन रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है अभिकारक, और जो जल बन रहा है उसे कहेंगे उत्पाद। ये आपने देखा रासायनिक समीकरण कैसे लिखा है। देखें रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसको रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जा सकता है, यानी उसे दर्शाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो अभिकारक हो चाहे वो उत्पाद हो, उनके प्रतीकों यानी कि उनके सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रतीकों के सूत्रों से मतलब क्या होगा, अगर ऑक्सीजन है तो O, हाइड्रोजन है तो H, नाइट्रोजन है तो N, उनके प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो प्रतीकों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। जो पदार्थों की जो भौतिक अवस्था होगी उनको भी दर्शाएंगे। भौतिक अवस्था से मतलब समझे, जैसे सॉलिड या आपके लिक्विड है या गैस है या एक्वस है, तो हम सॉलिड के लिए S लिखेंगे, लिक्विड के लिए L लिखेंगे, गैस के लिए G लिखेंगे, एक्वस के लिए AQ लिखेंगे, इनकी इंग्लिश की फॉर्म लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे इनके लिए। इसके लिए इस तरीके से रहता है। एक्वस का मतलब जलीय विलयन, यानी कि जो जल में विलय होता है उसे एक्वस विलयन कहते हैं। तो हमने पहला एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हम एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं उदाहरण के लिए अच्छी तरह से समझने के लिए। तो एक उदाहरण लेते हैं, मैग्नीशियम रेवन का वायु या फिर कह सकते हैं ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना। तो मैग्नीशियम को दहन किया जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये बन के आ रहा है, तो मैग्नीशियम रेवन का दहन करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और ऑक्सीजन नहीं होगा तो दहन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उत्तरदायी गैस जो है वो ऑक्सीजन है जो वायु का कार्य करती है। तो सबसे पहले हमें पहचानना है इसमें अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। तो अभी जो दो मिलके पदार्थ आपस में मिलकर बना रहे हैं, जैसे मैग्नीशियम रेवन और ऑक्सीजन, तो इसे कहेंगे हम अभिकारक, और जिनसे बन के उत्पन्न हो रहा है उसे कहेंगे उत्पाद। तो किससे मिलकर उत्पन्न हो रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलकर उत्पन्न हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या कहलाएगा, उत्पाद। तो इसको हम सूत्र के द्वारा हम दर्शाया जाता है। तो कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम, देखें मैग्नीशियम के लिए हमने सबसे पहले लिखा Mg लिख दिया। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है, O2, तो O2 लिखेंगे क्योंकि इसके दो परमाणु होते हैं, तो उसको हम साथ में लिखेंगे O2। तो उसके बाद है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो भी बन के उत्पन्न हुआ, तो MgO। तो ये जो लिखा हमने MgO2, तो इन दोनों के बीच में हमने जमा का निशान बनाया गया। दो से ज्यादा भी अगर 3 होते हैं 4 होते हैं तो हम जमा का निशान बनाएंगे इस तरीके से, जमा के लिए इसे जमा का निशान बोलते हैं। तो ये तीर का निशान जो बनाया है ये रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया जाता है।
और ये तीन तीर का निशान बना हुआ है तो इसका मतलब समझे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसलिए तीर का निशान बनाया जाता है। तो इसके आगे अब बनेगा MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से ये रासायनिक समीकरण आपका बन गया। मगर ये क्या कहते हैं, ये जो बना हुआ है अभी भी ये पूर्ण रूप से नहीं है, क्योंकि अभी इसका भौतिक अवस्थाओं को हमने नहीं लिखा है। और लिखा था तो भौतिक अवस्था को हम कैसे लिखेंगे, देखेंगे हम ये जो लिखे हुए हैं आप देख रहे हैं SgS, तो ये क्या है ये हम आपको बताते हैं। तो इसकी हमें भौतिक अवस्था लिखनी है। तो Mg लिखा, Mg का हमने S लिखा हुआ है, यानी कि ये S का मतलब सॉलिड, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था सॉलिड, तो हम S लिखेंगे सॉलिड के लिए, यानी कि ये ठोस है मैग्नीशियम। उसके बाद है O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होती है गैस, G, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे G, तो हमने यहाँ लिख दिया G। उसके बाद है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो है ठोस, ठोस के लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर S, हमने यहाँ पर S लिख दिया। तो ये क्या कहलाएंगे मैग्नीशियम और जमा ऑक्सीजन, तो ये कहलाएंगे आपके अभिकारक, क्योंकि इन दोनों से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनकर तैयार हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये कहलाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कहलाएंगे। तो ये जो है तीरी जो है इसके सिरे पर होता है उसे कहेंगे उत्पाद, और जो उसके पूंछ पर होता है पीछे उसे कहेंगे अभिकारक, इसे अभिकारक कहा जाएगा, इसको कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये इस तरीके से आपके रासायनिक समीकरण पूर्ण होता है, इस तरीके से कहा जाता है। आगे आप देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, क्योंकि अभी ये संतुलित नहीं हुआ तो आगे हम देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। संतुलित कैसे किया जाता है, तो उसके लिए हमने लिखा है यहाँ पर Fe यानी आयरन और H2O जल। कोई भी रासायनिक समीकरण तो उसको संतुलित करने के लिए कैसे करेंगे हम, तो हमने यहाँ पर Fe लोहा और H2O यानी कि जल, जल जमा में लोहा जमा में जल, उसके लिए Fe3O4 लोहे का ऑक्साइड हाइड्रोजन बनाते हैं इस तरीके से। इस अभिक्रिया को हम संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अभिकारक जो है कितने उसमें एटम है, कितने उसमें परमाणु की संख्या है और उत्पाद में कितने परमाणुओं की संख्या है, तो हम देखेंगे। Fe है तो यहाँ पर एक भी नहीं है, यहाँ एक है और यहाँ 3 है, तो इस तरीके से हम टेबल बनाएंगे। तो तत्व लिख लेंगे यहाँ पर हम FeHO यानी लोहा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ अभिकारक लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे उत्पाद। तो Fe यानी लोहा, लोहा जो है उसमें हमारे परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो हम यहाँ देखेंगे अभिकारक में, अभिकारक है हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर तो एक भी नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो यहाँ एक मानते हैं हम, यहाँ एक माना हमने यहाँ लिख दिया। उत्पाद में हमने देखा यहाँ उत्पाद है जो, उत्पाद में 3, यहाँ 3 लिखे हुए हैं तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। अब इस तरीके से हमने लिख लिया। अब बात आती है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए हमने क्या किया H2 हमने यहाँ लिख दिया, 2 लिख दिए, H2 हमने यहाँ पर 2 लिख दिए, 2 लिख दिए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यहाँ पर क्या है एक भी नहीं है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख देंगे। यहाँ पर कितने हैं 4, हमें 4 लिख दें। अब इनको हमें संतुलित करना था क्योंकि ये पूर्ण रूप से नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 3 है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई माने यानी गुणा करते हैं। तो 1 का गुणा हमने 3 में कर दिया, 1 का गुणा 3 में किया, 3 में करने के बाद यहाँ पर हमने 1/3 कर दिया तो यहाँ 3 आ गया, तो 3 हमने यहाँ लिख दिया, तो Fe3। तो हमने क्या किया, अभी जो हम इसे कोष्टक बना लेंगे, इसको बंद कर देते हैं। तो कोष्टक बंद करने के बाद क्या करेंगे, क्योंकि हम ब्रैकेट बनाने के बाद ब्रैकेट के बीच में नहीं लिख सकते, ब्रैकेट बंद करने के बाद हम बीच में नहीं लिख सकते हैं, तो हम आगे लिख देंगे इसके, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया 3Fe। तो हमने 3 आया तो 3 हमने यहाँ लिख दिया। अब बात आती है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो बराबर था 2 और 2 थे तो 4 हो गए, तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब बात ऑक्सीजन की थी 1, तो हमने यहाँ पर 1 लिखा था, तो इसका हम गुणा करेंगे 1/4 का, तो 1/4 करेंगे तो 1 गुणा 4 तो 4 आ जाएगा। तो 4 ऑक्सीजन के क्या थे, यहाँ पर 1 भी नहीं था और यहाँ पर 4 थे, तो हम यहाँ क्या करेंगे ऑक्सीजन के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे, इसके ये लिखे हुए हैं तो इस तरीके से लिख देंगे हम। तो लिखने के बाद हाइड्रोजन है जो, हाइड्रोजन के क्या है 2 गुणा 8, तो हमने इसमें क्या 4 का गुणा कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है तो यहाँ तो हम बीच में लिख नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ पर पहले लिख दिया जाएगा।
तो इस तरीके से लिख देंगे हम, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन का हम यहाँ कर देंगे, तो 2 था तो यहाँ पर हमने कर दिया। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे आपने देखा, हमने यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के थे तो हमने यहाँ 4 लिख दिया H2O। तो यहाँ पर क्या है, ये पूर्ण हो जाता है। जितनी अभिकारक में और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए।